नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अभिप्रेरणा का सिद्धांत और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं आज हम। इससे पहले मैंने आपको व्यक्तित्व कराए, सामाजिक विज्ञान, शिक्षण विद्या कराई, अधिगम कराया और एक राजस्थान का टॉपिक भी करवाया है इसमें। तो ये आपके लिए स्पेशल VSTC और B.Ed प्री की जो एग्ज़ाम्स आने वाली हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होंगे। तो देखो बेटे, आज चलते हैं अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जिसकी मैस्लो महोदय ने दिया था, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अभिप्रेरणा इंग्लिश के मोटिवेशनल शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है। मोटम शब्द से निकला है कौन सा? मोटिवेशन, और मोटिवेशन का हिंदी में अर्थ होता है अभिप्रेरणा। तो देखो, मोटम शब्द का अर्थ क्या होता है फिर? मोटम शब्द का अर्थ होता है गति या कोई क्रिया करना, टू मूव। अच्छा जी, तो अभिप्रेरणा तो इंग्लिश से निकला है। अभिप्रेरणा इंग्लिश वर्ड क्या होगा? मोटिवेशनल। मोटिवेशन का लैटिन भाषा में मोटम शब्द से निकला है, जिसका अर्थ गति या कोई क्रिया करना होता है। मोटिवेशन निकला है मोटम से, मोटम का अर्थ होता है टू मूव। तो देखो बेटे, अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो लेकिन क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का घंटे प्रेस कीजिए, ताकि जैसे हमारी नई क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और देखो बेटे, अभी जो अपना लाइक और कमेंट्स का टारगेट है वो अभी आप बहुत कम कर रहे हैं, तो प्लीज़ इनको लाइक और कमेंट्स करने में आप थोड़ा हिचकिचाहट नहीं पैदा करें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अधिक से अधिक। अच्छा बेटा, अब चलते हैं क्लास की ओर। देखो बेटे, अभिप्रेरणा सिद्धांत का पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। यह परिभाषा है। कौन सी परिभाषा? अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, यह परिभाषा है। ए स्किनर, बी मैकडोनाल्ड, सी गुड, डी बर्नार्ड। तो बेटे, किस महोदय ने ये परिभाषा दी थी अभिप्रेरणा अधिगम की? अब देखो, आपको याद करने का एक और वो मैं बताता हूँ। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, यह परिभाषा दी, काफ़ी लंबी होगी, इतना याद कर लो। सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग, अभिप्रेरणा तो दो याद रही आपको। सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग किस मनोवैज्ञानिक ने बताया, बस इतना से याद कर लो आप। तो देखो बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्किनर महोदय। स्किनर महोदय ने अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग बताया है। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अभिप्रेरणा कोई विशेष आंतरिक कारक या दशा है जिसमें क्रिया को प्रारंभ करने तथा उसे सतत बनाए रखने की, क्रिया को क्या करने? प्रारंभ करने और सतत बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। यह परिभाषा किस विद्वान ने बताई है? अभिप्रेरणा कोई विशेष आंतरिक कारक दशा है जिसमें क्रिया को प्रारंभ करने तथा उसे सतत बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? देखो बेटे, ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, तो इसलिए स्क्रीन पर फुल नहीं हो रहा है। तो पहला ऑप्शन इसमें आ जाएगा गिलफोर्ड, दूसरा जाएगा वुडवर्थ, और तीसरा जाएगा एवरिल, और चौथा जाएगा सैम्पसन। तो ऑप्शन से एक बार अच्छी तरह देख लीजिएगा, फिर वापस क्वेश्चन को स्क्रीन पर फुल कर दिया जाएगा जिससे आप क्वेश्चन को समझ सके। देखो बेटा, अभिप्रेरणा कोई विशेष आंतरिक कारक या दशा है। किसका? अभिप्रेरणा है जो एक विशेष आंतरिक कारक या दशा है जिसमें क्रिया को प्रारंभ करने तथा उसे सतत बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? देखो बेटे, यह परिभाषा दी है मिस्टर गिलफोर्ड महोदय ने। किसने? गिलफोर्ड महोदय ने बताया कि आंतरिक कारक या दशा है अभिप्रेरणा, जो एक विशेष कार्य को प्रारंभ करने की प्रक्रिया को बनाए रखती है, लगातार उसको बनाए रखती है, चालू रखती है, सुचारू रूप से जारी रखती है। तो देखो बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आ चुका है। एक मिनट। अभिप्रेरणा, क्वेश्चन नंबर 3 है, अभिप्रेरणक क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रण करने की प्रक्रिया है, यह परिभाषा दी। अभिप्रेरणा क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रण करने की प्रक्रिया है, यह परिभाषा दी। यह परिभाषा किसने दी? अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रण करने की प्रक्रिया है, किसने दी? गैस ने, शेफर ने, गुड ने, एटकिंसन ने। देखो बेटे, इसमें आपको ओनली 3 चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना है और उनको याद करना है। आरंभ करने, जारी रखने, नियंत्रण करने की परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने? तो अभिप्रेरणा को आरंभ करने की, नियंत्रण रखने की और जारी रखने की प्रक्रिया दी है जो मिस्टर गुडमोदे ने दी। किसने? गुडमोदे ने। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 है, अभिप्रेरणा के मुख्य स्रोत हैं। अभिप्रेरणा के मुख्य स्रोत हैं आंतरिक, बाह्य, ए व बी दोनों या कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा के कौन से मुख्य स्रोत होंगे बेटा? ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका, ये तो सभी को आ जाना चाहिए और सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर भी आना चाहिए। देखो बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। अभिप्रेरणा आंतरिक भी अभिप्रेरणा होती है और बाह्य भी अभिप्रेरणा। ये तो अपने आप ही मोटिवेशनल मिले और एक किसी दूसरे के माध्यम से आपको मोटिवेशन मिले। तो अभिप्रेरणा के स्रोत कितने हो गए? 2। कौन कौन से? आंतरिक और बाह्य स्रोत। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है बेटे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मास्लो ने अभिप्रेरक को कितने भागों में बांटा? मास्लो ने जो अभिप्रेरक बताए हैं, अभिप्रेरणा सिद्धांत के अभिप्रेरक, तो उनको कितने भागों में बांटा? किसके अनुसार? मास्लो के अनुसार अभिप्रेरक को कितने भागों में बांटा? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 4, सी 3 और डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटे ऑप्शन नंबर 2 भागों में। 2 भागों में कौन कौन सा बांटा? पहला है जन्मजात अभिप्रेरक, जन्मजात अभिप्रेरक, और दूसरा कौन सा है? अर्जित अभिप्रेरक। अर्जित अभिप्रेरक। ठीक है बेटे, पहला है जन्मजात और दूसरा है अर्जित। तो मैस्लो के अनुसार मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरकों के कितने भाग हो गए? 2 भाग कौन कौन से हो गए? पहला हो गया जन्मजात अभिप्रेरक और दूसरा हो गया अर्जित अभिप्रेरक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये 2 प्रकार से बताया मैस्लो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते बताएं? जन्मजात अभिप्रेरक निम्न में से कौन सा है? जन्मजात मतलब किसी बालक का जन्म हुआ है और वो जन्म से ही किस किस चीज़ का प्रयोग यानी उसके अंतर्गत अभिप्रेरक उत्पन्न हो जाते हैं, वो प्रेरक कौन कौन से हैं? एक तो अर्जित, अभी मैस्लो के अनुसार 2 प्रकार के बताए थे, जन्मजात और अर्जित। तो उनमें से जन्मजात अभिप्रेरक हैं वो कौन से हैं? मैस्लो के अनुसार नहीं, ये तो अपने सादा आधार पर किसी के अनुसार नहीं पूछे, किसी मनोवैज्ञानिक के आधार पर नहीं पूछे। ये जन्मजात अभिप्रेरक निम्न में से कौन सा है? ए भूख, बी प्यास, सी विश्राम और डी उपर्युक्त सभी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बेटा? जय माता दी, ठोक दे सर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। राइट आंसर उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि जन्मजात अभिप्रेरक है, कौन से पूछ रहा है? भूख भी जन्मजात अभिप्रेरक है, प्यास भी जन्मजात अभिप्रेरक है और विश्राम भी जन्मजात अभिप्रेरक। क्योंकि इन्हें बाद में बच्चा अर्जित नहीं करता, ये जन्म से ही बच्चा सीख कर आता है। अच्छा बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी के सभी हैं जो जन्मजात अभिप्रेरक हैं। तो आपको राइट आंसर क्या मानना होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आ चुका है। अभिप्रेरणा के आंतरिक स्रोत हैं। अभिप्रेरणा के आंतरिक स्रोत हैं। ए आवश्यकता, बी अंतर्नाद, सी प्रोत्साहन और डी मूल प्रवृत्तियाँ। तो बताइए बेटे कौन सा इसका राइट आंसर हो गया। देखो बेटे अभिप्रेरणा के आंतरिक स्रोत है ना, जो आवश्यकता है, अंतर्नाद है, प्रोत्साहन है या मूल प्रवृत्ति है। कौन से उसके आंतरिक स्रोत हैं अभिप्रेरणा के। जो अभिप्रेरणा दो प्रकार के थी, अभिप्रेरणा दो प्रकार थी, कौन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा। तो इसके कौन से आंतरिक अभिप्रेरणा के स्रोत कौन से। आवश्यकता भी उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा है, अंतर्नाद भी उसका आंतरिक अभिप्रेरणा है, प्रोत्साहन भी उसका आंतरिक अभिप्रेरणा है और मूल प्रवृत्ति भी उसका आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटे सभी के सभी उपर्युक्त उक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन नंबर ई है शायद वो उपर्युक्त सभी का राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसमें। तो अभिप्रेरणा के आंतरिक जो स्रोत हैं वो सब के सब हैं। तो बेटे इसमें ई ऑप्शन और है, तो ई ऑप्शन में क्या है उपर्युक्त सभी, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अभिप्रेरणा के जन्मजात स्रोत हैं, अभिप्रेरणा के आंतरिक स्रोत है, वो आवश्यकता भी है, अंतर्नाद भी है, प्रोत्साहन भी और मूल प्रवृत्ति भी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त सभी। ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए मैस्लो या मास्लो, बी वुडवर्थ, सी किलपैट्रिक और डी इनमें से कोई नहीं। अच्छा बेटा जल्दी से फटाफट कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है जो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो देखो बेटे आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मिस्टर मैस्लो ने दिया था। इसका पूरा नाम था अब्राहम मैस्लो, और इसने जो 5 भागों में इसका विभाजन किया था किसका पदानुक्रम सिद्धांत का, वो थे मिस्टर मैस्लो के अनुसार पदानुक्रम सिद्धांत के 5 भाग हैं। तो उनमें से इसने पहला बताया शारीरिक आवश्यकता, दूसरा बताया भोजन पानी इत्यादि की शारीरिक आवश्यकता है, इसमें व्यक्ति को भोजन पानी कार्य करने इत्यादि की जो शारीरिक काम है उनके तो उनसे संबंधित है जो। और दूसरा बताया इसने सुरक्षा की आवश्यकता, व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता होनी चाहिए। तीसरा बताया व्यक्ति को स्नेह या प्रेम पाने या देने की आवश्यकता, प्रेम को पाने की भी या प्रेम दूसरे को करने की भी या देने की भी आवश्यकता व्यक्ति को होती है। तीसरा है आत्म सम्मान या सम्मान उपलब्धि की आवश्यकता, मनुष्य को खुद का स्वाभिमान को बचाए रखने की भी आवश्यकता है और उपलब्धि पाने की भी मतलब आगे बढ़ने की भी आवश्यकता है। और 5वां है आत्म सिद्धि की आवश्यकता, यदि ये चारों कार्य पूरा कर लेता है मनुष्य, चारों कार्य मनुष्य को मिल जाते हैं तो फिर आत्म सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है मनुष्य को। वो सोचता है अपने ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया किया है, अब अपनी कोई दिक्कत नहीं है, और वो आत्म सिद्धि मतलब अपने आप में शुद्ध रहता है। तो आवश्यकता पदानुक्रमण का सिद्धांत है वो दिया था मैस्लो मोदी ने, उसने 5 विभागों में उसको बांटा था। अच्छा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बेटे पुरस्कार एवं दंड है सकारात्मक अभिप्रेरक, नकारात्मक स्वाभाविक अभिप्रेरक, कृत्रिम अभिप्रेरक, उपर्युक्त सभी। जय माता दी आ गई, लेकिन इसमें जय माता दी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा बेटे। ठीक है, तो देखो पुरस्कार एवं दंड सकारात्मक अभिप्रेरक है, उसको पॉजिटिवनेस तो प्राप्त करेंगे लेकिन दोनों चीज सकारात्मक अभिप्रेरक नहीं है, क्योंकि पुरस्कार है उसको पॉजिटिव करेगा, दंड उसको नेगेटिव करेगा। तो इसलिए सकारात्मक अभिप्रेरक नहीं होगा, स्वाभाविक अभिप्रेरक भी नहीं होगा, क्योंकि स्वाभाविक अभिप्रेरक जन्म से ही प्राप्त होते हैं, स्वभाव से ही इसके अनुसार ही। यह कृत्रिम अभिप्रेरक राइट आंसर हो जाएगा इसमें। कृत्रिम अभिप्रेरक वो है यदि बच्चा किसी कार्य में अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको पुरस्कार दिया जाएगा, और वही किसी बच्चा यदि खराब प्रदर्शन करता है या फिर बच्चे के ऊपर किसी एक बच्चा दूसरे बच्चे से झगड़ता है तो वो दंड का पात्र होगा वो बच्चा।
झगड़ने वाला बच्चा है वो दंड का पात्र होगा। तो इस प्रकार पुरस्कार एवं दंड है और उसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कृत्रिम अभिप्रेरक। तो आपको बेटे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप मानना होगा ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम अभिप्रेरक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती तो परिणाम होता है। जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती हैं तो परिणाम क्या होगा, क्या उनका नतीजा निकलेगा? तो ऑप्शन नंबर ए है दुख, बी है कुंठा, सी है प्रत्याहार और डी है द्वंद्व। अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती तो आप तो ये बता सकते हैं क्योंकि दो विचार हैं, दो व्यक्ति हैं, उनके अलग अलग विचार होंगे, उनके विचार अलग अलग हैं और वो उन विचारों को लागू करना चाहते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, दोनों के दोनों अपने अपने विचारों को लागू करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के विचारों में मेल नहीं खाता, अलग अलग हैं। तो उनकी स्थिति क्या होगी? एक तो कहेगा मेरे विचार प्रकट करो, दूसरा कहेगा मेरे विचारों को लागू करो। तो दोनों में क्या युद्ध की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? द्वंद्व, मतलब युद्ध की भावना उत्पन्न हो जाएगी उनमें। तो देखो, द्वंद्व का अर्थ होता है जब किसी व्यक्ति में या दो से अधिक परस्पर विरोधी अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होने लगता है तो वह अपने आप में तनाव महसूस करता है तथा द्वंद्व उत्पन्न होने लगता है। मतलब मैंने बताया था ना अभी आपको, एग्जाम्पल देखें कि दो व्यक्ति हैं, उनमें दोनों में बोलते हैं ये मेरी बात है राइट है, ये मेरी राइट है, और दोनों अपनी अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं, लेकिन दोनों की बातें नहीं बनती हैं और उनमें एक द्वंद्व या युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अभिप्रेरक के बीच में संघर्ष होने लगता है और एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न आ जाती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा बेटे ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व। अच्छा बेटे, तो देखो बेटे, मैंने अभी आपको अभिप्रेरणा से संबंधित 10 क्वेश्चन करा दिए गए हैं और पिछली क्लासों में व्यक्तित्व हो गया अभी और अधिगम हो गया और बुद्धि भी हो गई आप